Good evening. Here I am Saurabh Kumar. Once again welcome you in my YouTube channel Saurabh Kumar. जैसा कि हमने आपको बताया था कि बीएससी क्लासेस जो है सो जब तक लॉकडाउन है तब तक ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवा रही है बच्चों को। यूट्यूब चैनल पे वीडियोस वगैरह प्रोवाइड करवा रही है और जो स्टडी मटेरियल्स वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें अगर आपको लेना है तो आप हमें बीएससी क्लासेस ऐप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां जाकर ऐप पर लिंक क्लिक करके आप गूगल प्ले स्टोर पर आप जाकर आप बीएससी क्लासेस ऐप लिखेंगे तो वहां से इंस्टॉल कर सकते हैं आप। तो आज हम बिना टाइम को गवाए हुए क्लास 12 अकाउंट्स, क्योंकि मैं सौरभ कुमार अकाउंट्स का फैकल्टी हूँ, तो अकाउंट्स क्लास 12 का पहला चैप्टर एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आज का शेड्यूल है। तो उस चीज़ को आज कंटिन्यू करेंगे हम लोग। आज हम एनपीओ में जानेंगे कि एनपीओ होता क्या है, एनपीओ को रन कैसे किया जाता है, एनपीओ कैरेक्टर्स क्या है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से तैयार किया जाता है। कल भी इसी चीज़ का वीडियो क्लासेस हुआ था, बट ड्यू टू सम रीजंस बच्चों को डाउट काफ़ी सारा हो गया है इसमें। तो उसके क्लियर करने के लिए हम लोगों ने एक बार डिसाइड किया कि दोबारा से इस क्लास को स्टार्ट किया जाएगा। तो आज फिर से एक नए शेड्यूल के साथ ये वीडियो जारी किया जा रहा है, ये क्लासेस ऑनलाइन स्टार्ट किया जा रहा है और इसमें आप देखेंगे कि अब जो है सो काफ़ी इनोवेटिव चीज़ें हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके जितने भी दोस्त वगैरह होंगे उनको भी पता चल जाएगा। और सब्सक्राइब करने पर क्या होगा कि आपको सबसे पहले उस चीज़ के बारे में जानकारी मिलेगी, जो भी नया अपडेट्स होगा। So thank you. Now we are proceeding for the first chapter NPO class 12. Now let's we start with the topic NPO, not for profit organization, class 12 accountancy. मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो एनपीओ स्टार्टिंग है। मैंने कल भी ऑनलाइन क्लासेस लिया था, बट कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर उससे क्लियर नहीं हो पा रहा है, हमें थोड़ा सा स्पीड वगैरह का भी कमी है और कंटेंट्स में भी थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप था। तो कोई नहीं, आज जो भी है हमने उसको सॉर्ट आउट किया है और आज फिर से एक नए सिरे से हमने क्लासेस को स्टार्ट किया है। अब जो होगा वो प्रॉब्लम अगर किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को आता है, अगर ग्रुप में आता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर इंडिविजुअल बच्चों को आता है तो हम उसके लिए फिर उसको अलग से कंटेंट्स प्रोवाइड करवा देंगे। बट अब जो है क्लासेस जो है सो कंटिन्यूसली टॉपिक वाइज मूव करती रहेगी, ठीक है। तो जो भी बच्चे अभी लाइव हैं, फिर से मैं कह रहा हूँ कि आप जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि वो भी अपने आप को इसमें यूटिलाइज कर पाएँ। और जो बच्चे देख रहे हैं अभी वो सब्सक्राइब करें चैनल को फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स। नाउ स्टार्टिंग चैप्टर इज एनपीओ प्रॉफिट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मैंने कहा था कि एनपीओ मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट अर्निंग के मोटिव से एस्टेब्लिश नहीं होता है। डेफिनेशंस आपको क्लियर है यहाँ पर देखिए। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो नॉन एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर सेट अप विद द ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट और फर्दर कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ, रिलीजियस, पब्लिक सर्विसेज टू पब्लिक एटसेट्रा। मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसको हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं और इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रमोट करना कल्चरल को एक्टिविटीज़, एजुकेशनल एक्टिविटीज़, हेल्थ जो सर्विसेज होते हैं, इस रिलीजियस एक्टिविटीज़ होते हैं, पब्लिक सर्विसेज जो भी होते हैं, उस चीज़ को प्रमोट करना जो है सो एनपीओज का काम होता है। तो यहाँ आप समझ में आ रहा होगा कि एनपीओज जो है सो इट इज़ नॉट एस्टेब्लिश फॉर मेकिंग प्रॉफिट। These organizations are run by the collection of funds। जैसा मैंने कहा था कि हमारा जो कंटेंट है सबसे पहले कि एनपीओज का डेफिनेशन क्या है, एनपीओज है क्या, ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे कि एनपीओज रन कैसे होता है, फिर उसके बाद जानेंगे कि एनपीओज जो है सो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सबसे पहले जो एनपीओज क्या था, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो नॉन एज
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर सेट अप विद द ऑब्जेक्टिव्स टू प्रमोट कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ, रिलीजियस, पब्लिक सर्विसेज टू पब्लिक एक्सेट्रा। These organizations are run by the collection of funds। ये जो एनपीओ होते हैं, क्योंकि इसमें तो परचेस सेल का तो कोई काम होता नहीं है, तो इसमें जो भी पैसे होते हैं, जो सैलरीज वगैरह मिलते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं इनको? तो वो जो मिलते हैं वो है कलेक्शन ऑफ फंड्स से। कहाँ से मिलता है? कलेक्शन ऑफ फंड्स। ये कलेक्शन ऑफ फंड्स क्या है? ये फंड्स का मतलब है कि किसी भी स्पेसिफाइड पर्पस के लिए, किसी भी स्पेसिफाइड काम के लिए जो अमाउंट कलेक्ट किया जाता है लोगों से, उसको हम कहते हैं फंड्स। और जिस तरीके से फंड्स को कलेक्ट किया जाता है उसे हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ फंड्स। तो फंड्स कैसे ऑर्गेनाइजेशन को रिसीव होता है? तो फंड्स रिसीव्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन, मेंबरशिप फीस और एंट्रेंस फीस। मेंबरशिप फीस को ही कहते हैं एंट्री फीस या एंट्रेंस फीस। सब्सक्रिप्शंस, लोन्स एंड ग्रांट्स, दैट इज फ्रॉम गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूट्स। मतलब फंड्स जो रिसीव्ड होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को, वो कैसे रिसीव होता है? डोनेशन से, मेंबरशिप फीस, सब्सक्रिप्शन, लोन्स एंड ग्रांट्स। ग्रांट्स मतलब परमिशंस, ठीक है, या फिर कोई हेल्प जो गवर्नमेंट और कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है या कोई भी बड़े बड़े कंपनीज है जो किसी एनपीओ को हेल्प करती है। तो सबसे पहले आप इसमें जानना चाहेंगे डोनेशन क्या होता है। डोनेशन एक सरप्लस, एक अमाउंट होता है जो बल्क अमाउंट में लोग जो है सो डोनेट करते हैं। जैसे 100 रुपये हो गए, 10 रुपये हो गए, कोई हज़ार, लाखों, करोड़ों रुपया जो है सो डोनेट करता है किसी एनपीओ सोशल वर्क के लिए। जैसे आज आप देख रहे हैं पूरी दुनिया जो है सो कोरोना की अटैक से पीड़ित है, तो बड़े बड़े लोग हैं जो गवर्नमेंट को हेल्प कर रहे हैं पीएम केयर में डोनेट करके। तो ये जो पीएम केयर में जो हेल्प कर रहे हैं बड़े बड़े लोग, जो अमाउंट उसमें सेंड कर रहे हैं, वो किस रूप में कर रहे हैं? वो डोनेशन के रूप में कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आता है मेंबरशिप फीस। मेंबरशिप फीस मतलब कोई एक फर्म है, एनपीओ फर्म है, जिसमें आपको मेंबर बनना है, ठीक है। आपको उसकी एक्टिविटी आपको अच्छी लगती है, आप चाहते हैं कि हाँ हम इससे जुड़कर जो है सो हम आगे जो है सो इसको कंटिन्यू करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम इसको बढ़ाएं, क्योंकि ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती है, ये काम भी अच्छे करते हैं, ठीक है। तो आप चाहते हो कि मैं इसमें मेंबर बन के आगे बढ़ूं, तो वो चाहते हैं, तो आप जिस तरीके से आप इसमें एंटर करते हैं उस फर्म में, उसका नाम है मेंबरशिप। तो मेंबर बनने के लिए आपको जो अमाउंट पेमेंट करना पड़ता है उसको बोलते हैं मेंबरशिप फीस। एक होता है एंट्री फीस। एंट्री फीस क्या होता है? एंट्री फीस जैसे कि आप कोई सेमिनार हो रहा है, कोई एक्टिविटी सेमिनार हो रहा है, ठीक है, आपको इस सेमिनार में जाना है, तो सेमिनार में जाने के लिए आपको 500 रुपये, 1000 रुपये, जितनी बड़ी बड़ी या फिर छोटी कंपनीज होगी, छोटी फर्म्स होंगी, जो भी एनपीओज हैं या फिर गवर्नमेंट स्कीम्स की जो अवेयरनेस कैंपेनिंग चल रही हो, या फिर कोई भी सेमिनार हो, मोटिवेशनल सेमिनार हो, किसी भी तरीके का सेमिनार हो, ठीक है, और आपको उसमें एंट्री लेना है, तो उस एंट्री के लिए आपको फीस प्रोवाइड करनी, फीस सबमिट करनी पड़ती है, पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। कुछ फ्री भी होते हैं, कुछ को पेमेंट करना पड़ता है। तो ये जो एंट्रांस फी है, ये वही एंट्री फीस है जो आपको उस सेमिनार में एंटर करने के लिए पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शंस क्या होते हैं? जैसे कि मैंने आपको एक लिंक सेंड किया, उस पर आप गए, सब्सक्राइब कर लिया, ठीक है। तो एक होता है सब्सक्राइब, फ्री में होता है, और एक जगह होता है सब्सक्रिप्शन, उसके लिए आपको पैसे भरने पड़ते हैं। जैसे कि यूट्यूब का है, यूट्यूब आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है, और वो सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक ऑप्शन कर देता है, आप उसको प्रीमियम में चेंज कर लीजिए। तो प्रीमियम में चेंज करने के बाद उसमें काफ़ी सारे ऑफर्स मिलते हैं कि आप कितना वीडियो बना सकते हैं, ऑनलाइन वीडियोज बना सकते हैं, चाहे कुछ भी है, कोई स्पेस देता है। तो वो क्या है, आप जब एंड करते हैं उस प्रीमियम पेज में, तो आपको वहाँ लिखा होता है सब्सक्रिप्शन अमाउंट लिखा होता है ना, तो वही सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो है वो उसे हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। इसके बाद लोन्स हैं। अगर आप किसी बैंक से लोन लेते हैं, किसी थर्ड पार्टी से लोन लेते हैं एक एनपीओ को रन करने के लिए, तो वो उस तरीके से आप फंड रिसीव करते हैं। और लास्ट है आपका ग्रांट्स। ग्रांट्स मतलब होता है गवर्नमेंट से रिसीव करना
किसी तरीके का हेल्प और या फिर इधर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स या फिर पब्लिक इंस्टीट्यूट से रिसीव करना। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि फंड्स जो ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ जो होती हैं वो कलेक्ट करती है, वो कैसे करती हैं? डोनेशन, मेंबरशिप फीस, एंट्री फीस, सब्सक्रिप्शन, लोन्स एंड ग्रांट्स के रूप में। फिर आप कहोगे कि यार ऐसे हमारे सोसाइटी में ऐसे कौन कौन से एनपीओ फर्म हैं, तो आप देख रहे हो, आपको पता है कि जो एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, आपको पता है ना कि ये एजुकेशन हो गया या डॉक्टर्स वगैरह जो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ये एक तरह का सर्विस होता है। ठीक है, तो स्कूल्स, एजुकेशन कहाँ मिलता है? स्कूल्स में। तो एजुकेशन इज नेसेसरी टूल फॉर ऑल ऑफ अस टू सर्वाइव इन दिस रियल वर्ल्ड। मतलब इस रियल वर्ल्ड में जीने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जो हमारा इंपॉर्टेंट हथियार जो बनता है, टूल बनता है, वो क्या होता है? एजुकेशन। इस एजुकेशन के माध्यम से हम काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं और अपने उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके हम उसको यूटिलाइज करते हैं इन अलग अलग सोर्सेज में। तो स्कूल्स क्या है? स्कूल एक तरह का एनपीओ है जिसका भी मोटिव होता है पैसे नहीं कमाना, सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करना। हाँ, आप डिबेट कर सकते हैं इसमें, बट अभी नहीं, अभी हमें स्कूल्स एनपीओज हैं ये जानना है। हॉस्पिटल भी क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड कराता है। हॉस्पिटल क्या करता है? सर्विस प्रोवाइड कराता है। कैसे? हॉस्पिटल में जाते हैं आप, इलाज करवाते हैं, तो कुछ लोग कोई ट्रस्ट होता है के माध्यम से जाता है, तो वो इलाज करवाते हैं। तो एक तरह से हॉस्पिटलिटी जो हमारे को फैसिलिटी मिलती है, हॉस्पिटल से भी जो होते हैं वो क्या होते हैं? एनपीओ। एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये एनजीओज क्या होते हैं? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ये एनजीओ जो होते हैं वो एक ऐसे फॉर्म्स होते हैं जो गवर्नमेंट के बिहाफ पर वर्क करते हैं। मतलब गवर्नमेंट ने किसी कोई रूल बनाया, कोई नया लॉ इंट्रोड्यूस किया या फिर कोई नेशनल स्कीम्स लॉन्च किया है, ठीक है, उसके बारे में लोगों को बताना, लोगों को अवेयर करना, लोगों को वो चीज़ प्रोवाइड करवाना। ठीक है, और जो गरीब लोग होते हैं या फिर कोई आश्रम चलाते हैं, कोई अनाथालय होता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एनजीओज ऑपरेट करती हैं। तो एनजीओ जो होता है वो गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट होता है। मतलब गवर्नमेंट उसमें गवर्नमेंट ऐड होता है, गवर्नमेंट उसमें पैसे प्रोवाइड देती है, ग्रांट। ठीक है, ये ग्रांट जो आपने देखा था वो गवर्नमेंट यहाँ पर पेमेंट करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है। तो एक तरह का ये गवर्नमेंटल ऑपरेशन ही करता है, लेकिन ये होता है गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट के लोग इसमें नहीं होते हैं, ये अदर प्राइवेट लोग होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो काम करते हैं वो क्या काम करते हैं? प्रमोट करने का। क्या प्रमोट करने का? कल्चरल, एजुकेशन, हेल्थ, रिलीजियस, पब्लिक सर्विसेज टू पब्लिक, और भी कई सारी चीज़ें जो पब्लिक वेलफेयर में होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है एनपीओ। ठीक है, और जो गवर्नमेंट एजेंसीज होते हैं, जो गवर्नमेंट को अपनी जो भी फैसिलिटीज़ हैं, जो भी स्कीम्स हैं वो लॉन्च करती है, तो वो गवर्नमेंट एजेंसीज भी होते हैं जो एनपीओज के रूप में कहला सकते हैं। गवर्नमेंट एजेंसी मतलब सेमी गवर्नमेंट, आधा गवर्नमेंट का भी होता है, आधा नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद है फंड। फंड क्या होता है? जैसे बताया मैंने अभी कि फंड मीन्स अमाउंट रिसीव्ड बाय एनपीओ। फंड क्या है? एक अमाउंट है जो किसी एनपीओ के द्वारा रिसीव किया जाता है। किस चीज के लिए? फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ये प्रोवाइड अमाउंट रिसीव किया जाता है। और इस अमाउंट को, दिस अमाउंट अलोंग विद द इनकम अर्न्ड ऑन द फंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द पर्पस अदर देन दोज फॉर विच इट इज रिसीव्ड। ये जो अमाउंट या फिर जो इनकम ये एनपीओज जो है सो अर्न करती हैं, वो फंड जो है वो सिर्फ स्पेसिफाइड पर्पस के लिए ही यूज किया जा सकता है, ना कि वो किसी और थर्ड एक्टिविटीज में उसको यूज करें। ठीक है, इसके बाद है फंड रिसीव्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन, मेंबरशिप फीस और एंट्रांस फीस। वही चीज बता रहा हूं मैं फिर से अभी, क्या कि फंड जो रिसीव करता है ऑर्गेनाइजेशन वो किस रूप में करता है? डोनेशन के रूप में, मेंबरशिप फीस, एंट्रांस फीस, सब्सक्रिप्शन, लोन्स एंड ग्रांट्स। ठीक है, इस तरीके से ये फंड्स रिसीव करते हैं। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ एनपीओ।
कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स दोनों एक ही चीज़ है, उसका मतलब भी विशेषताएं होता है, फीचर्स मतलब भी गुण होता है, और नेचर भी कह सकते हैं इसको। तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है राइट द नेचर, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें से कोई भी चीज़ आता है, ठीक है, तो आप उसमें आप बता सकते हैं ये कुछ पॉइंट्स, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे एंटिटी। एंटिटी मतलब कि ये जो होता क्या है, इट इज़ ए लीगल एंटिटी प्रमोटेड बाय इंडिविजुअल और एंटरप्राइजेस। यह एक लीगल एंटिटी होता है जो किसी एक व्यक्ति या फिर ग्रुप ऑफ पीपल उसको प्रमोट करते हैं। एनपीओ फर्म कह सकते हैं इसको। पर्पस क्या होता है? पर्पस होता है फर्दर आगे बढ़ाना या फिर प्रमोट करना। अब फर्दर प्रमोट दोनों एक ही चीज़ है। तो फर्दर कल्चरल, एजुकेशनल, रिलीजियस, प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड रेंडरिंग सर्विसेज टू पीपल ऑफ लार्ज स्केल। मतलब लार्ज स्केल में प्रोवाइड सर्विसेज पीपल को प्रोवाइड करवाना, और कल्चरल, एजुकेशनल और रिलीजियस, प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स को भी प्रमोट करना। ऑनरशिप, ये ऑनरशिप किसका होता है? मतलब इस पर जो अधिकार होता है वो किसका होता है? यह एक सेटअप किया जाता है चैरिटेबल सोसाइटी के द्वारा, और ट्रस्ट, कोई एक ट्रस्ट या फिर चैरिटेबल सोसाइटी के द्वारा इसको उसका अधिकार, ऑनरशिप होता है इसमें, ठीक है। जैसे हमने एक ट्रस्ट बनाया, सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, SDO, सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो SDO एक चैरिटेबल सोसाइटी है, या फिर उसको हम ट्रस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उस पर वो, तो ये जो हुआ SDO जो भी फंड रिलीज करेगा या फिर रिसीव करेगा, वो एक स्पेसिफाइड पर्पस के लिए करेगा। तो इस पर ऑनरशिप किसका होता है? चैरिटेबल सोसाइटी का, जो लोग मिलकर बनाते हैं इसको। दैट इज वाई इट इज नॉट ऑन्ड बाय एन इंडिविजुअल और एंटरप्राइज बट बिलोंग ऑफ द सोसाइटी। और क्योंकि ये एक सोसाइटी के माध्यम से इसका ऑनरशिप है, सोसाइटी का ऑनरशिप है इसमें, तो उसमें जो भी इनकम होगा या फिर जो भी अर्निंग होगी, या फिर जो ये कह रहा है कि किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का इस पर अधिकार है, तो वो गलत है। वह क्या होता है? एक सोसाइटी से बिलोंग करता है, इसीलिए यह कहना कि हाँ किसी एक सिंगल व्यक्ति का है वो एनपीओ फॉर्म, तो वो गलत होगा। प्रॉफिट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव वे द ऑर्गेनाइजेशन अदर देन एनपीओ हैज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रॉफिट अर्निंग। क्या कह रहा है कि जो अदर देन एनपीओज के अलावा जितने भी फर्म्स होते हैं, एनपीओज के अलावा जितने भी फर्म्स होते हैं, उनका एक ही मोटिव होता है, सिर्फ प्रॉफिट कमाना, ठीक है। पर ये जो एनपीओज होते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग का बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। मैनेजमेंट, इट इज मैनेज्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल और इंडिविजुअल ऑफन कॉल्ड मैनेजिंग कमिटी और ट्रस्टी। ये जो मैनेजमेंट, एनपीओज का जो मैनेजमेंट होता है, इसको जो संभालते हैं, जो मैनेज करते हैं, वो कौन होते हैं? वो किसी ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा होता है, ठीक है, या फिर कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, जिसको हम मैनेजिंग कमेटी भी कहते हैं और उसको ट्रस्टी भी कह सकते हैं। इसके बाद आता है फंड्स रिक्वायर्ड फॉर इट्स ऑपरेशनल्स आर रिसीव्ड बाय इट्स मेंबर एंड डोनर्स। क्या कह रहा है? जो भी फंड्स रिसीव होते हैं वो उसके मेंबर्स के द्वारा या फिर डोनर्स के द्वारा पेमेंट किया गया होता है, ठीक है। इसके बाद आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? एक फर्म पूरे ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर वो कितना अर्न कर रही है, उसके पास एट द एंड ऑफ द ईयर कितना एसेट्स है, कितना एक्सपेंस किया है, कितना लॉस हुआ है, सरप्लस हुआ है, कोई भी चीज़ है, एंड ऑफ द ईयर उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसको तैयार करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार करना पड़ता है। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एनपीओज में बनाया जाता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। पहला रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये था आपका कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ एनपीओ।
ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आपके दिमाग में ये भी आएगा कि एनपीओज और प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होते क्या है, मतलब इसके डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, एक कॉलम बना हुआ है एनपीओज का, एक कॉलम बना हुआ है प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का। एनपीओज और प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंस, तो बेसिस यहाँ पर देखिए किस आधार पर इसका डिफरेंस हमने किया है यहाँ पर। तो देखिए पहला है पर्पस ऑफ सेटअप, मतलब इसको सेटअप एस्टेब्लिश करने का पर्पस क्या है। आपको डेफिनेशन से क्लियर हो चुका था, यहाँ पहले भी हम बता चुके हैं कि जो ये सेटअप किया गया है वो पर्पस टू प्रमोट कल्चरल, एजुकेशनल, रिलीजियस, प्रोफेशनल और पब्लिक सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन इसका पर्पस होता है सिर्फ और सिर्फ अर्न प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट कमाने का। यहाँ जो फंड रिसीव्ड होता है, यहाँ फंड के आधार पर देखते हैं, फंड जो यहाँ नॉट फॉर प्रॉफिट एनपीओ में जो रिसीव होता है वो ऑर्गेनाइजेशन में किस फॉर्म में आता है, डोनेशन के फॉर्म में आता है, मेंबर फीस, एंट्री फीस, सब्सक्रिप्शन, लोन्स और ग्रांट्स। ठीक है, यहाँ और के जगह पर यहाँ पर कॉमा लगा दीजिएगा आप, ठीक है, थोड़ा सा मिस टाइप हो गया होगा। तो मेंबरशिप फीस, एंट्री फीस, सब्सक्रिप्शन, लोन्स एंड ग्रांट्स के रूप में यहाँ पर फंड कलेक्ट किए जाते हैं। बट जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होता है यहाँ पर कैसे आता है, तो ये जो फंड होते हैं प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में, ये क्या होता है, एक ऑनर जो होता है एक कंपनी का, वो कंपनी इसमें पैसे को इन्वेस्ट करता है और वो जो इन्वेस्ट करता है उसको हम कैपिटल कहा जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, दे आर रेज्ड एज कैपिटल बाय द प्रोप्राइटर पार्टनर। अगर पार्टनरशिप कंपनी है तो पार्टनर्स, शेयर कैपिटल अगर वो कंपनी है तो वो शेयर करेगा, पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स लोग जो इन्वेस्ट करेंगे वो हो जाएगा कैपिटल। उसके बाद शेयर कैपिटल, अगर वो कंपनी जो है सो शेयर रेज कर रही है तो शेयर का जो अमाउंट आता है हमारी कंपनी में वो भी अमाउंट जो है सो शेयर कैपिटल में जाता है। बोरो करता है, लोन लेता है किसी दूसरे बैंक से या फिर किसी भी फर्म से। और प्रॉफिट नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स, एक कंपनी में प्रॉफिट होता है लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, उसको रिजर्व के फॉर्म में, ठीक है, रिजर्व के फॉर्म में उसको रख लिया जाता है ताकि इन फ्यूचर अगर लॉस होता है तो उसको हम यूटिलाइज कर सकें। तो फंड यहां पर कलेक्ट हो रहा है प्रोप्राइटर के द्वारा, पार्टनर्स है तो पार्टनर्स के द्वारा, कंपनी है तो शेयर्स के द्वारा भी हो सकता है, और रिजर्व्स। इसके बाद आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड आर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो यहाँ बनाया जाता है वो क्या है, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट के रूप में। प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में किससे बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सरप्लस यहाँ नॉट फॉर एनपीओज में जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है उसके जो बैलेंस बचता है उस बैलेंस में सरप्लस और डेफिसिट दिखाया जाता है। अगर इनकम ज़्यादा है तो सरप्लस, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो डेफिसिट। लेकिन एनपीओज में क्या होता है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को पता करने के लिए। अगर कंपनी ने प्रॉफिट ज़्यादा कमाया है तो उसको नेट प्रॉफिट निकलेगा और लॉस ज़्यादा हुआ है तो नेट लॉस होगा। ठीक है, और यहाँ जो भी बैलेंस निकलता है इसको बैलेंस शीट में अगर प्रॉफिट है तो कैपिटल में ऐड हो जाता है और लॉस है तो कैपिटल में से माइनस हो जाता है। एनपीओज में क्या होता है, ये जो सरप्लस और डेफिसिट है सेम प्रोसेस है, लेकिन यहाँ जो सरप्लस है वो कैपिटल फंड में से माइनस होता है, कैपिटल फंड में प्लस होता है और डेफिसिट में कैपिटल फंड में माइनस होता है। ठीक है, आपको क्लियर हो चुका होगा एनपीओज और प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंस क्या है। इसके बाद देखिएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है सो एनपीओज फर्म कैसे बनाती है। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड है यहाँ पे। पहला है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। हम सबसे पहले जानेंगे रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के बारे में। ठीक है,
उसके बाद इन दोनों के बारे में। तो सबसे पहले रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, यहाँ नाम से क्लियर है कि ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी चीज़ें रिसीव होती है, जितनी भी कैश रिसीव और कैश पेमेंट होती है, उसको हम रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में एंट्री करते हैं। वो जो रिसीव्स और पेमेंट्स है वो या तो आउटस्टैंडिंग मतलब पिछले साल का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है, मतलब करंट ईयर का भी, नेक्स्ट ईयर का भी और प्रीवियस ईयर का भी रिकॉर्ड हो सकता है इसमें। दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या होगा, जितनी भी इनकम होंगी, जो एडजस्टमेंट होता है आउटस्टैंडिंग का लेकर, प्रीपेड एक्सपेंस का लेकर, क्या कहते हैं अक्रूड इनकम को लेकर, ठीक है, जितने भी एक्सपेंडिचर है एडजस्टमेंट्स को लेकर वो आते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। उसके बाद जो यहाँ पर सरप्लस डेफिसिट होता है बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में एसेट्स और एसेट्स एंड लायबिलिटीज को देखा जाता है कि एंड ऑफ द ईयर आपके पास एसेट्स कितना बच गया है और लायबिलिटीज कितना बच गया है, जिससे कि हम फाइनेंशियल पोजीशन अपने एनपीओज का पता लगा पाते हैं कि एट द एंड ऑफ द ईयर हमारा पोजीशन क्या है एक एनपीओ फंड के रूप में। ठीक है, तो सबसे पहले कहा था मैंने कि रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट। Receipts and payment account is a summary of all cash receipts and payments during the accounting year. It begins with opening cash and bank balances and ends with the closed cash and bank balances. क्या कह रहा है, दोबारा से पढ़ते हैं, दोबारा देखिएगा। Receipts and payment account is a summary of all cash including bank receipts and payment during the accounting year. It begins with opening cash and bank balances and ends with the closed cash and bank balances. तो रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट क्या है, एक समरी है जिसमें हम इंक्लूड करते हैं कैश ट्रांजैक्शन और बैंक ट्रांजैक्शन दोनों को। दोनों से जो रिसीव होता है और पेमेंट होता है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर उसको हम एंट्री करते हैं इसमें। और इसका जो स्टार्टअप होता है वो किससे होता है, ओपनिंग कैश और ओपनिंग बैंक से। और जो क्लोज होता है जब एंड करते हैं हम रिसीव्ड और पेमेंट अकाउंट को, तो वहां पर लिखा जाता है क्लोज कैश एंड क्लोजिंग बैंक बैलेंस। रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, आपको पता है कि जब हम अकाउंट बनाते हैं, लेजर अकाउंट बनाते हैं, उसके दो साइड होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट जो होता है वो किस तरफ दिखाया जाता है, राइट साइड, और क्रेडिट जो होता है वो लेफ्ट साइड। ठीक है, तो डेबिट साइड शोज रिसीव्ड एंड क्रेडिट साइड शोज पेमेंट। रिसीव्स एंड पेमेंट ऑफ एवरी नेचर आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। मतलब जिस नेचर का भी ट्रांजैक्शन हो, ठीक है, और वह रिसीव और पेमेंट हो रहा है, मतलब या तो उसमें रिसीव हो रहा है या फिर पेमेंट हो रहा है, उसको हम इस अकाउंट में दिखाते हैं। वो चाहे करंट, वो चाहे कैपिटल नेचर का हो या फिर रेवेन्यू नेचर का। ठीक है, तो इन दोनों को भी हम इसमें रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में दिखाते हैं। वेदर इट रिलेट्स टू करेंट, प्रीवियस और नेक्स्ट ईयर। मतलब करेंट ईयर मतलब चल रहा है, प्रीवियस जो पिछला जा चुका है, और नेक्स्ट ईयर मतलब कुछ भी हो, अगर रिसीव हो रहा है या फिर पेमेंट हो रहा है, कुछ भी हो, उसकी एंट्री रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में होगी। पर एक बात ध्यान रखना है, वो कैश में होनी चाहिए। इसकी हम लिमिटेशन पढ़ेंगे, उसमें पता चल जाएगा। तो आप यहाँ देखिएगा, यहाँ पर हमने बताया एक पॉइंट आउट किया है, कैपिटल नेचर एंड रेवेन्यू नेचर। ये कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर और इनकम क्या होता है, ठीक है। तो कैपिटल नेचर का जो भी एक्सपेंडिचर होता है या फिर इनकम होता है, वो एक ऐसा एक्सपेंस होता है जिस पर हम एक्सपेंस करके लॉन्ग टाइम तक उसकी प्रॉफिट अर्न करते हैं, ठीक है। और रेवेन्यू जो होता है ऑपरेशनल एक्टिविटी पर खर्च किया गया जो अमाउंट होता है उसको बोलते हैं हम रेवेन्यू। जैसे हमारा फर्म है सेल एंड परचेज का, तो हमारा काम क्या है, सेल और परचेज का एक्टिविटी का। तो उसमें जो भी अमाउंट हम रिसीव करते हैं उसमें हम ये नहीं देखते कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अमाउंट जो भी हमारे पास आ रहा है डायरेक्ट अमाउंट, उसको हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इनकम, ठीक है। कैपिटल वन टाइम और लॉन्ग टाइम होता है एक्सपेंडिचर और इनकम, और ये शॉर्ट टाइम होता है। ये है आपका फॉर्मेट ऑफ रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। ऊपर देखिएगा यहाँ पर, अगर क्योंकि ये छोटा बॉक्स है आपको दिखाता हूँ, एक मिनट।
देख पा रहे होंगे यहाँ पर फॉर्मेट ऑफ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है, ऊपर लिखा हुआ है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पर ओपनिंग कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस। पेमेंट साइड में लिखा हुआ है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये रिसिप्ट अकाउंट है, यहाँ पर फिर से गलती हो गई, ये है रिसिप्ट और ये है पेमेंट, ये है डेबिट, ये है क्रेडिट साइड, ठीक है। तो यहाँ पर भी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है, पर यहाँ पर तब आता है जब बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाता है। आपको बता दूं बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, हमारे पास जितनी अमाउंट है उससे ज़्यादा अगर हम निकाल लेते हैं तो उसको कहते हैं हम ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ पर अगर बैंक बैलेंस नेगेटिव में आ जाता है तो ये हो जाता है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। अदरवाइज जो भी कैश और बैंक बैलेंस है हमारे पास ओपनिंग में वो रिसिप्ट साइड में एंट्री होता है। दूसरा है टू सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर और नेक्स्ट ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर का हो, करेंट ईयर का हो या फिर नेक्स्ट ईयर का हो। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, मैंने बताया था कि सब्सक्राइब करते हैं किसी भी सर्विस के लिए, तो उन सब अमाउंट्स को ऐड करके हम इस मेजर कॉलम अमाउंट में डालते हैं। फिर इसके बाद नीचे देखिएगा यहाँ पर है टू जनरल ग्रांट्स, जनरल ग्रांट्स हैं उसको हम एंट्री करते हैं यहाँ पे। ग्रांट्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमने पैसे लिए हैं, रिसीव किए या फिर हमको कोई हेल्प मिला है तो एक तरह से उसकी भी एंट्री यहाँ पे होती है। टू एंट्रांस फीस, एंट्री फीस जैसे मैंने कहा था वो अमाउंट यहाँ आएगा। टू जनरल डोनेशन, जो जनरली डोनेशन करते हैं, एक स्पेसिफाइड पर्पस के लिए डोनेशन होता है और एक जनरली डोनेशन होता है। स्पेसिफाइड मतलब जैसे कि मैंने बताया कि हमारा एक एनपीओ है सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, SDO फॉर्म में, ठीक है। अब मैं एक ITI का एक कैंपेनिंग करना चाहता हूँ, ITR का, ठीक है। तो इसमें ये लोगों को बताना चाहता हूँ मैं ITR कैसे फिल करते हैं, उसकी क्या प्रोसीजर है, कैसे कौन सा फॉर्म इसमें यूज किया जाता है, उस चीज़ को मैं कैंपेनिंग करना चाहता हूँ और एक तरह का पूरा एक बड़ा सा सेमिनार बनाना चाहता हूँ, ठीक है। उस स्पेसिफाइड पर्पस के लिए जो हमारे पास डोनेशन आएंगे, जो फंड्स आएंगे, जो मेंबरशिप फीस आएगी, वो होगा एक स्पेसिफाइड पर्पस के लिए, और एक जनरली होता है जो किसी स्पेसिफाइड पर्पस के लिए नहीं होता है, उसको यूज किया जाता है कंपनी को रन करने के लिए, मतलब एनपीओ फॉर्म्स को रन करने के लिए, क्योंकि जो लोग भी इसमें काम करते हैं उसकी सैलरी उनको देने के लिए या फिर रेंट जहाँ पर ये रन किया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद है आपका टू सेल फॉर न्यूज़पेपर, जो भी न्यूज़पेपर है उससे सेल करने पर हमें क्या मिलता है, पैसे मिलते हैं, तो वो यहाँ पर आएगा। टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं उसकी इंटरेस्ट हमारे को यहाँ मिलेगी, उसको मिलेगी तो उसे भी हम रिसिप्ट में डालेंगे। टू डिविडेंड्स, जो मान लो हमने कोई शेयर खरीदा होगा तो उसकी डिविडेंड्स जो है, तो उसका एक पार्ट जो है वो हमारे को मिल रहा है, तो ये भी रिसीव हो रहा है। इसके बाद है टू इंटरेस्ट रिसीव, कोई इंटरेस्ट है वो हमें रिसीव हो रहा है तो वो हम यहाँ लिखेंगे। मिसलेनियस एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस मतलब बहुत सारे छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं जिसको हम लिख नहीं पाते हैं, तो उन सब का ऐड करके एक यहाँ पर हम मिसलेनियस एक्सपेंस लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद टू लाइफ मेंबरशिप फीस, टू लाइफ मेंबरशिप फीस, तो लाइफ मेंबरशिप फीस प्लान क्या होता है कि कोई हमारे साथ लंबे समय तक, अपने पूरी लाइफ तक हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो उसके लिए वो लाइफ मेंबरशिप फीस का प्लानिंग करता है, तो उससे भी हमारे को पैसे मिलते हैं, तो एक तरह का वो क्या है, रिसिप्ट है। इसके बाद आता है टू डोनेशन फॉर स्पेसिफाइड पर्पस, है ना, डोनेशन मिला किसी स्पेसिफाइड पर्पस के लिए तो वो भी इसमें आ जाएगा। इसके बाद टू लिगेसीज, कोई लीगल एक्टिविटीज वगैरह होगा उसमें भी, ये भी इसमें आएगा, रिसिप्ट में आ जाएगा। और जितने भी इस ड्यूरिंग द ईयर में रिसिप्ट होता है उसको हम रिसिप्ट अकाउंट में डालते हैं। इसके बाद आ जाओ पेमेंट अकाउंट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मैंने बताया पेमेंट अकाउंट साइड अगर ऊपर में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आता है तो वो एक केस में आ सकता है जब बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। इसके बाद आपका है बाय सैलरीज, बाय सैलरीज। इसके बाद बाय रेंट, यहाँ पर जो भी चीज़ें आएंगी वो सारे पेमेंट किया हुआ चीज़ें आएगा, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका बाय एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, बाय न्यूज़पेपर एक्सपेंस, टू बाय रिपेयर्स, बाय ऑडिट फीस, बाय मेंटेनिंग फीस, बाय इंश्योरेंस, बाय सेक्रेटरी और ऑनरोनियम, ठीक है, बाय म्यूनिसिपल एक्सपेंसेस, बाय प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, बाय ऑफिस एक्सपेंसेस। ये सारी चीज़ें हैं जिसमें एक्सपेंस हो रहा है
और उसमें हमें पेमेंट करना पड़ रहा है, तो वो ड्यूरिंग द ईयर आप जितना भी पेमेंट करते हो वो सारी जो अमाउंट जो है सो हम पेमेंट्स अकाउंट में डालते हैं और ये बैलेंस आता है। ठीक है, और इस बैलेंस जो हमारे पास यहाँ आता है वो हम लिखते हैं बाय बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, मतलब बैंक, कैश इन बैंक और कैश इन हैंड एंड बैंक। ओके, ये बैलेंस साइड में आता है। इसके बाद हम जानेंगे रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का फीचर्स क्या है, नेचर क्या है। इसका नेचर है, यह एक एसेट अकाउंट है, यह एक समरी है कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट का, और इसमें बैंक भी इंक्लूडेड होती है। ये जो प्रिपेयर किया जाता है वो किस आधार पे किया जाता है, तो इसका जो प्रिपेयर करने का जो कंसेप्ट होता है वो होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब इसमें हम क्रेडिट परचेज, क्रेडिट अकाउंटिंग नहीं की एंट्री नहीं करते हैं, सिर्फ कैश बेसिस। कैपिटल और रेवेन्यू, इसमें जो है कैपिटल और रेवेन्यू नेचर के भी ट्रांजेक्शंस का को अगर रिसीव्स और पेमेंट्स हो रहा है तो उसको भी हम इसमें एंट्री करते हैं। एडजस्टमेंट जो है सो इसमें नहीं होता है। मैंने कहा था आपको एडजस्टमेंट जो होता है वो उसमें होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। यहाँ एडजस्टमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड इनकम, रिसीव्ड इन एडवांस, डेप्रिसिएशन, इन सब की जो एडजस्टमेंट है वो इस रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में नहीं होती है। ठीक है, ये नेचर बताया मैंने। इट इज एन एसेट अकाउंट, इट बीइंग अ समरी ऑफ कैश रिसीव्स और कैश पेमेंट्स। यह एक एसेट अकाउंट है। बेसिस क्या है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर, दोनों तरह के एक्सपेंडिचर, रिसीव्स और पेमेंट्स की एंट्री होती है यहाँ पर। एडजस्टमेंट यहाँ नहीं होता है। कौन सा एडजस्टमेंट नहीं होता है, वो है आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और डेप्रिसिएशन। इनकी एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं होती है, क्योंकि यहाँ हम जो भी बात करते हैं वो क्या होता है, कैश बेसिस अकाउंटिंग। पर्पस क्या होता है यहाँ पे, पर्पस होता है टू रिकॉर्ड ऑल द टाइप ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अंडर डिफरेंट हेड ऑफ ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। मतलब रिसिप्ट के हेड में रिसिप्ट को लिखते हैं और पेमेंट के हेड में पेमेंट को लिखते हैं। ठीक है, इसकी लिमिटेशंस क्या है, इसकी लिमिटेशंस है, इट डज नॉट शो एक्सपेंस एंड इनकम्स फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। इसमें एक्सपेंस और इनकम अकाउंटिंग पीरियड के दौरान जो होता है वो इसमें नहीं लिखा होता, वो किस में लिखा होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इसके बाद आपका इट डज नॉट शो वेदर द एनपीओ इज एबल टू मीट इट्स डे टू डे एक्सपेंस आउट ऑफ इट्स इनकम और नॉट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में डे टू डे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, वो दिखाया नहीं जाता है। ठीक है, तो ये था आपका लिमिटेशन ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। इसके बाद ये है माय मोटिवेशनल कोर्स। आज जो मैंने कहा था कि आपको सिर्फ और सिर्फ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स की जो थ्योरी नॉलेज है वो आज हम यहाँ ख़त्म करेंगे, और कल जो है उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके और फिर उसके बाद हम उसके साथ में ही, मतलब कल ही आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स का थ्योरी और न्यूमेरिकल करवाया जाएगा। ठीक है, तो मैं उन सभी को यह कहना चाह रहा हूँ जिन्होंने कल देखा भी था वीडियोस को और जिन्होंने नहीं भी देखा होगा, उनको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप बच्चे जो हैं वो इसको भी देखें। इसमें आपको नोट्स बनाने का भी पूरा फैसिलिटीज है कि आप इसको पॉज करके आप नोट्स वगैरह भी कंटिन्यू उसी समय बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू टू फॉलो मी and get notification of every updates. Join Bright Star Career classes through app, which description are given under descriptions, and subscribe my channel first for getting updates. Like, comment and share to your friends so that we can achieve our goal to reach maximum students. Thanks to all of you.